So during this lesson, what we have seen till today, autonomous investment, induced investment और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके साथ हमने ये भी देखा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसके छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स कौन से रहते हैं, दो, दैट इज एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का रेट, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके सेविंग पे मिलता है। हमने ये भी देखा था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जैसी एक कंसेप्ट हमने देखी थी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, एमपीआई, जिस जो होती है रेशो आपका इन्वेस्टमेंट का, चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट में कितना बदलाव आ रहा है उसका आपके इनकम से क्या रिश्ता है वो। ओके, इनकम कैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कैसे इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, दैट इज ratio of change in investment to the ratio of change in income, delta I divided by delta y. Okay, so let's go directly to the determinant part. हमने ये देखा था कि डिटर्मिनेंट्स दो पार्ट पे डिपेंड करते हैं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट दो पार्ट पे डिपेंड होती है, एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने ये भी देखा था कि अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एमईसी पे ध्यान देना पड़ता है शॉर्ट रन में, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टिकी नहीं होता, वो स्टेबल रहता है शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में इट कैन चेंज। शॉर्ट रन में आपका जो एमईसी होता है बहुत ही वोलेटाइल रहता है, बहुत ही चेंजेबल, डायनामिक रहता है, अनस्टेबल रहता है। ओके, और उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे ऑन द नेशनल लेवल बहुत ही फर्क पड़ता है, और ये इन्वेस्टमेंट आपके एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है। इसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा ही ज्यादा रखनी पड़ती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इंकरेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमईसी का रेट हमेशा ही सेविंग्स के रेट से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा रखना पड़ेगा। ओके, तो हमने ये देखा था, उसके साथ साथ हमने एक ऐसा भी कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश की इक्विलिब्रियम जैसे, कि जहां पर भी आपका एमईसी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ओके, तो जहां पर भी आपका ये जो एमईसी है वो रेट ऑफ, ओके, ये मेरा ई है अच्छा वाला, सो एमईसी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे जब तक रहेगा वो पॉइंट, और उससे आगे वाला पॉइंट जहां पर एमईसी बढ़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होना पॉसिबल है इकोनॉमी में। और इसी वजह से हमेशा हमें एमईसी को आइदर वे बड़ा या फिर मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे रखना है टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके साथ साथ क्या होता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि जस्ट अ मिनट, ओके, आई विल जस्ट रब माय राइटिंग, या सो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड हमें हमेशा बढ़ाना पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और ये ग्रोथ होने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी होता है। जब आपके एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट अफेक्ट करती है, और इन्वेस्टमेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, एमईसी, दैट इज साइकिल, पहले एमईसी चेंज होगा, एमईसी के बाद इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट आपके एग्रीगेट डिमांड को चेंज करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, और जब एग्रीगेट डिमांड फ्लक्चुएट हो जाएगी तो आपका ट्रेड साइकिल्स क्रिएट होंगे। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, आप वो प्रॉस्पेरिटी के लेवल तक पहुंच जाओगे। ओके, सो आप ट्रेड साइकिल के ऐसे वाले कर्व पे होगे। फिर एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाती है तो आप नीचे 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 आओगे और रिसेशन तक पहुंच जाओगे। सो रिसेशन, ट्रफ, ऐसे प्रॉब्लम में, डिप्रेशन, ऐसे प्रॉब्लम में आप चले जाओगे। सो ये सब है जो आपको ध्यान देना है कि हमने ये जो पहले छोटे छोटे पार्ट देखे, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एकमेकांशी एकदम क्लोजली रिलेटेड है। when profit expectations of businessmen are good, the large investment is undertaken which causes aggregate demand to rise and bring about conditions of boom and prosperity in the economy. जब भी एक बिजनेसमैन को ऐसे लगता है कि it's a really unfortunate business today. I'll just provide
अटेंडेंस शीट टू यू। और अगर हमारा ये लेक्चर कंटिन्यू नहीं होता तो मैं इसका रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगी। होपफुली ये हो जाएगा लेक्चर कंडक्ट। आई वांट टू कंडक्ट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट। The connection is very unstable today. I'm really sorry for that. So when profit expectations, जब बिजनेसमैन के प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो लार्ज इन्वेस्टमेंट की बात करता है। और जब ऐसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाता है। ओके, और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आप बताओ, आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा लेबर लगेगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फैक्टर, ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो, राइट है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे। आप बिजनेसमैन हो तो मतलब आप जिनको पैसे दोगे उनके पास पैसा चला जाएगा, उनके परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मतलब पॉकेट में खर्च करने के लिए पैसे बढ़ेंगे। और इसके लिए क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण उनका डिमांड भी बढ़ेगा। इसका मतलब पूरे कंट्री का एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, और इसकी वजह से पूरे इकोनॉमी में ही एक बूम, प्रॉस्पेरिटी की ओर इकोनॉमी चलती जाएगी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्रॉफिट्स आर एडवर्स, मतलब जब बिजनेसमैन के प्रॉफिट के लिए एडवर्स एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा नहीं चल रहा है इकोनॉमी, यार मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो वो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, कम इन्वेस्टमेंट करेगा। सो एट दैट टाइम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड ये क्या होगा, इसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड भी गिर जाएगा। ओके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, जो काम पर लोग जा रहे हैं उनको नौकरी से, जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड भी नहीं होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन होगा इकोनॉमी में। डिप्रेशन, ट्रफ जैसे, रिसेशन जैसे प्रॉब्लम होते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एंड एक्सेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी विल बी देयर इन द इकोनॉमी। मतलब क्या होगा, लोगों को काम चाहिए, बहुत ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये सब है काम करने के लिए, लेकिन कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आप वो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ तो जा ही नहीं पाएंगे, बहुत ही अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ओके, तो thus the change in marginal efficiency of capital play a critical role in causing changes in investment level and economic activity। और इसकी वजह से हमें ये याद रखना है कि MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इकोनॉमी में। ओके, क्योंकि इसकी वजह से बूम जैसे, मतलब ट्रेड साइकिल में ऊपर चढ़ने वाला और नीचे आने वाला, ऐसे दोनों ही ट्रेड साइकिल हो सकते हैं। सो दैट इज वी कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी एंड बूम, और नीचे आने वाला रिसेशन और डिप्रेशन, मतलब ट्रफ। तो ये सब हो सकता है, और इसकी वजह से हमें MEC के बारे में भी ज्यादा पढ़ना जरूरी है। द थियरी ऑफ इंटरेस्ट states that according to Keynes, the rate of interest is determined by liquidity preference and the supply of money. So rate of interest हा जो असतो तो दोन गोष्टींवर अवलंबून असतो, लिक्विडिटी प्रेफरन्स म्हणजे लोकांना हातात हार्ड कॅश किती हवी, ओके, आणि द सप्लाय ऑफ मनी, लोकांकडे पैशाचा किती पुरवठा केला जातोय। दो चीजों पे डिपेंड होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोगों के पास लिक्विडिटी रखने का क्या मतलब क्या लोगों का प्रेफरेंस है, क्या लोगों की इच्छा है। और दूसरा, लोगों को कितना मनी सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में। ओके, द ग्रेटर द लिक्विडिटी प्रेफरन्स, द ग्रेटर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जेव्हा तुमचा लिक्विडिटी प्रेफरन्स मोठा असणार, इन द सेन्स लोकांना जेव्हा वाटतंय की जास्त हातात कॅश असावी, सेव्हिंग्स मध्ये नको, अकाउंट्स मध्ये नको ठेवायला, हातात घरीच पाकिटात पैसे ठेवले पाहिजेत, डब्यात पैसे ठेवले पाहिजेत, तिजोरीत पैसे ठेवले पाहिजेत घरच्या, देन ॲट दॅट टाइम आपका रेट ऑफ ग्रेटर लिक्विडिटी प्रेफरन्स, ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट असं असणार आहे। ओके, इन द सेन्स तेव्हा सेव्हिंगसाठी, कारण कसं असतं जनरली, असा विचार करा की इन्व्हेस्टमेंटमध्ये घातलेले पैसे लोक पटकन बाहेर काढू शकत नाही, बरोबर। पण तुम्ही जे या सेव्हिंग्स अकाउंटमध्ये ठेवलेले असतील तर तुम्ही लगेच एटीएम मधून पैसे काढू शकता, आप डायरेक्टली ले सकते हो वो पैसा, खुद खुद के हाथ में। इसका मतलब है, अगर आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस बड़ा है तो आपका सेविंग्स रेट भी बड़ा होगा, क्योंकि ज्यादा लोग सेव करने के लिए प्रीफर करेंगे। गिवन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, द ग्रेटर द सप्लाई ऑफ मनी, द लोअर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे ही आपके मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ता है, इसका मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा ज्यादा पैसे आने लगते हैं, राइट।
तो अगर उनको ज्यादा पैसे आने लगते हैं तो वो फ्यूचर के लिए थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है ऐसा पैसा आता जाएगा, हमें उतनी चिंता करने की जरूरी नहीं है फ्यूचर की, वी विल नॉट सेव, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड. हमने ये लास्ट कुछ लेक्चर्स में ये देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है जब हमने थियरी ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम देखा था. द कंसेप्ट ऑफ एमईसी एंड द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स आर गिवन बिलो. सो लेट्स सी व्हाट इज एमईसी. हमने ऑलरेडी देखा है, लेट्स फोकस मोर ऑन इट. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थियरी देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं. एक कॉस्ट, दूसरा रिटर्न, तीसरा एक्सपेक्टेशन. ओके, कॉस्ट मतलब जो आपको प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगता है, दूसरा रिटर्न, उस पर क्या रिटर्न मिलते हैं, क्या प्रॉफिट मिलते हैं, और तीसरा होता है फ्यूचर में कैसे आपका बिजनेस चलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी कॉस्ट होगी, उसके बारे में एक्सपेक्टेशन. तो बिजनेस 3 चीजों पे डिपेंड करता है, कॉस्ट, रिटर्न, एक्सपेक्टेशन. ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू केन्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन बाय comparing the marginal efficiency of capital and rate of interest. So long as MEC is greater than R, new investment in plant, equipment, machinery will take place. जोपर्यंत MEC ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पेक्षा मोठी असेल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा जो कैपिटल गुड्स में होने वाला है, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी. However, as more and more capital is used in the production process, जैसे ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल बढ़ता जाएगा, MEC will fall due to diminishing marginal product of capital. मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा. ओके, जैसे ही मतलब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा कैपिटल यूज किया जाएगा, आपका जो एमईसी है वो नीचे मतलब थोड़ा कम होता जाएगा, कैपिटल पे रिटर्न कम होता जाएगा. अब आपको क्वेश्चन पूछना है क्यों, तो दैट इज आपने देखा है राइट, मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ. सिमिलरली यही भी कंसेप्ट है कि जैसे जैसे कैपिटल ज्यादा यूटिलाइज्ड होता है तो उसका उसके ऊपर जो रिटर्न्स आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन है, वो कम होता जाता है. ओके, एज सुन एज एमईसी इज इक्वेटेड टू आर, जैसे ही आपका एमईसी इज इक्वल टू आर हो जाएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, तो नो न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन एनी इनकम अर्निंग एसेट. तो फिर कौन सी भी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी जैसे ही वो इक्वल टू हो. तो जैसे ही मतलब आपका इक्वल टू हो जाता है एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो नया इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए कुछ एनकरेजमेंट ही नहीं है, क्योंकि सेविंग्स से जो रिटर्न मिलने वाला है उतना ही रिटर्न हमें फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा. जब तक लोगों को पता चलता है कि मुझे इन्वेस्ट करने से सेविंग से ज्यादा पैसे मिलेंगे, ओके, मतलब इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है, तभी लोग करने वाले हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क होता है as compared to savings में. Okay, as has been pointed out above, the concept of MEC refers to the rate of profit expected to be made from investment in certain capital assets. The rate of profit expected from an extra unit of a capital asset is known as MEC. तो हर एक एक्स्ट्रा कैपिटल एसेट मतलब हर एक एक्स्ट्रा शेयर में, हर एक एक्स्ट्रा मशीन में, मतलब पहले हमारे पास एक था, दूसरा लिया तो दूसरे से क्या प्रॉफिट होगा, तीसरा लिया तो तीसरे में और दूसरे में क्या फर्क है. तो ये जो फर्क है दैट इज योर MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. द रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, कितना प्रॉफिट होगा उसका एक्सपेक्टेशन, लेकिन किससे प्रॉफिट होने वाला है, फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट. हर एक नए एक्स्ट्रा कैपिटल एसेट से कितना फायदा होगा, सो दैट इज योर MEC. ओके, आई एम रियली सॉरी, मतलब मैं आप माफी मांगना भी मतलब बंद कर देने वाली हूँ, क्योंकि इट्स नॉट इन माई हैंड दैट नेटवर्क इज सो वोलाटाइल टुडे. अगेन दैट वर्ड वोलाटाइल. ओके, लेट्स सी. हमने ये देखा था कि मार्जिनल एफिशिएंसी क्यों जरूरी है, हाउ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज मेजर्ड. अब थोड़ा मैथ्स का पार्ट आने वाला है. ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके सामने बुक्स, नोटबुक्स लेकर बैठिए.
ओके, सो दैट मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको वो कैलकुलेट करके लिखना है मेरे साथ। समझ में आ रहा है? प्लीज आंसर मी अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। यस ओके, आप लेकर बैठिए आपके हाथ बुक्स, मैं जब बोलूंगी आपको वो लिखना है। ओके, सपोज एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट मनी इन सर्टन मशीनरी, एक बिजनेसमैन है जो एक मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहा है। हाउ विल ही एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट? दैट मीन्स वो एमईसी कैसे मेजर करेगा, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट से। टू एस्टिमेट द एमईसी, द एंटरप्रेन्योर will first take into consideration how much price he has to pay for the particular capital asset। तो पहले वो क्या कंसिडर करेगा कि एक मशीनरी लेने के लिए उसको कितने पैसे देने पड़े। ओके, समझ में आ रहा है? अगर आपको एमईसी कैलकुलेट करना है तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा कि उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़े, राइट? The price which he has to pay for a particular capital asset is called as supply price or cost of capital. सो त्याला एका मशीनरी घेण्यासाठी किंवा जे त्याला खर्च करायला लागले त्याला काय म्हणाल? सप्लाय प्राइस किंवा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताओ मुझे, जो प्राइस विच ही हैज टू पे फॉर अ पर्टिकुलर कैपिटल एसेट, एक कैपिटल एसेट लेने के लिए, एक मशीनरी लेने के लिए, सप्लाई प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, करेक्ट। सो क्या बोलेंगे आप उसे? सप्लाई प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको एमसीक्यू में आते हैं। ओके, द सेकेंड थिंग विच ही विल कंसिडर इज दैट हाउ मच यील्ड he has expected to obtain from investment from that particular capital asset। एक जो एसेट है वो ऑब्टेन करने के लिए, वो लेने के लिए उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ा और कितना रिटर्न मिलेगा, हाउ मच ही हैज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट एसेट। ओके, ये पहले हमने देखा कि सप्लाई की प्राइस क्या है, मतलब हमें कितने पैसे देने पड़ रहे और हमें कितना मिलेगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ये दो चीजें वो देखेगा। ओके, अ कैपिटल एसेट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड यील्ड इनकम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो कैपिटल एसेट है वो बार बार गुड्स प्रोड्यूस करेगी। एक मशीनरी लेंगे तो वो एक गुड के बाद बंद नहीं होने वाली, तो वो बार बार वही गुड्स बनाएंगी मशीनरी और हमें उतना इनकम मिलता जाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Therefore, an entrepreneur or entrepreneur has to estimate the prospective yield from capital asset over his whole life period। मतलब एक बिजनेसमैन को जो रिटर्न मिलेगा वो पूरे लॉन्ग टर्म के लिए, वो मशीनरी के पूरे कैपिटल एसेट के पूरे लाइफ पीरियड के लिए कितना होगा उसका एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। सिर्फ एक गुड के लिए निकालना काफी नहीं है। Thus, the capital or the supply price and the prospective yield of a capital asset determine marginal efficiency of capital। इसका मतलब है दो चीजें जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें लगेगी। दैट इज पहला सप्लाई प्राइस, राइट, और दूसरा है वो प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स ऑफ अ कैपिटल एसेट। कौन सी दो चीजें? पहली कौन सी चीज है मुझे बताओ, जो आपको एमईसी निकालने के लिए यूज करनी पड़ेगी। पहली है सप्लाई प्राइस, प्राइस करेक्ट, सप्लाई प्राइस, और दूसरी है प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ कैपिटल एसेट्स। करेक्ट, एकदम करेक्ट। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें दो चीजें फिर निकालनी पड़ेगी, राइट। लेट्स सी कैसे निकालना है ये। By deducting the supply price from the prospective yield ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ अ कैपिटल एसेट। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड हमने निकाला है कि वो मशीनरी यूज करने से हमें थ्रू आउट कितना फायदा होगा पूरे वो कैपिटल एसेट के लाइफ तक, वो जो पीरियड, वो जो अर्निंग हमने निकाला है कितना एक्सपेक्टेड इनकम होगा, वो एक्सपेक्टेड इनकम से हमें वो कैपिटल एसेट की प्राइस, दैट इज सप्लाई प्राइस और कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल, वो लेस करनी पड़ेगी, राइट। इसका मतलब है सिंपली आपको उसकी उसके इनकम से, प्रोस्पेक्टिव यील्ड से, ओके, आपको उसकी इनकम से ये जो सप्लाई प्राइस है वो लेस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इतना इजी है कैलकुलेट करना। मतलब आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो? आपके इनकम से, आपका इनकम साइड से
आपका एक्सपेंडिचर कम कर देते हो, या फिर आपके लायबिलिटीज से क्या कर देते हो, आपका सॉरी एसेट साइड से आपका लायबिलिटी साइड लेस कर देते हो, तो आपको मिलता है प्रॉफिट, राइट। मतलब जनरली हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप पी एंड एल अकाउंट तो हर बार हैंडल करते हो, तो पी एंड एल अकाउंट में क्या करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं सभी, तो हमारे पास जो भी राइट साइड में इनकम के कॉलम में होता है हम उसकी टोटल कर देते हैं, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो हम क्या कर देते हैं उसकी टोटल कर देते हैं और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर से जो लेफ्ट साइड वाले कॉलम में रहता है उससे लेस कर देते हैं, तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। वैसे ही हमें अगर एक्चुअली एमईसी मतलब कितना प्रॉफिट होगा ये रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे लगता है, कितना लगता है एस्टिमेटेड रिटर्न होगा, उससे हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो कैपिटल एसेट की वो लेस करनी पड़ेगी। तो मतलब एक्सपेक्टेड इनकम माइनस आपका सप्लाई प्राइस या फिर एसेट का वो प्राइस, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये लेस करने से आपको मिलेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC। ओके, by deducting the supply price from the prospective yield during the whole life of capital asset, the entrepreneur can estimate the expected rate of profit or MEC. Let's see. Keynes has defined MEC in the following words. तो Keynes के हिसाब से क्या वर्ड्स है MEC के लिए वो देखें. Okay, I define MEC as being equal to the rate of discount. मतलब मैं MEC को ऐसे डिफाइन करता हूँ कि MEC is equal to rate of discount which would make a present value of the series of annuities given by the returns expected from the capital assets during during its life just equal to supply price. इसका मतलब है सॉरी कुछ बोल रहे हो आप, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज डोंट टॉक ना। सो क्या होता है पूरा का पूरा, मतलब मुझे फिर से आपको सबको म्यूट करना पड़ता है ऐसे। ओके, सो लेट्स, तो हमने ये डेफिनेशन तो देखी, इसका मतलब क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि द अकॉर्डिंग टू केन्स MEC इज द रेट ऑफ डिस्काउंट विच रेंडर्स द प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स फ्रॉम कैपिटल। तो रेट ऑफ डिस्काउंट जिसके हिसाब से हमें हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिलेगा कैपिटल से, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर प्रॉफिट मिलेगा कैपिटल एसेट पर ओवर इट्स होल पीरियड इक्वल टू सप्लाई प्राइस ऑफ दैट एसेट। तो ये कैसे निकालना है ये हमें देखना है। ओके, लेट्स सी। आई गेस आज के लिए हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट शुरू हो जाएगा जो हम कल से शुरू कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी तक हमने जो भी देखा क्या वो आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा, और आज का भी और इससे आगे का यही रूल है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो देखने के बाद अगर एक भी वर्ड समझ में नहीं आए, कोई भी छोटा सा भी, तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा। आर यू ओके विद दैट? आपको आपके यूट्यूब के मतलब जो वीडियो है उसके नीचे आपका नाम, आपका रोल नंबर, और अगर समझा है तो समझा है ऐसा, और अगर नहीं समझा है तो नहीं समझा है ऐसा, और क्या नहीं समझा है ये वहां पर डालना पड़ेगा, तभी आपका अटेंडेंस भी फिक्स हो पाएगा और उसके साथ साथ मुझे भी समझ में आएगा कि आपको समझा है कि नहीं। ओके, दैट्स द रूल फ्रॉम नाउ ऑन। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगा आपको वो देखना है, आपको जो भी समझ में ना आ रहा है वो मुझे पूछना है। ओके, from tomorrow we will start from this page only. Okay, so let's stop it for today.